आज फिर हम आपका अगले पीरियड में स्वागत करते हैं। चूंकि ये हमारा तीसरा पीरियड है, तासिका है, जो बीए सेकंड ईयर। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, यह पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी का है। पेपर क्रमांक जो आता है ये 6 है, जिसके अंतर्गत हमने पहले पीरियड में पाठ्यक्रम पर चर्चा की। उसके बाद दूसरा जो हमारा पीरियड रहा है वह हमने हिंदी भाषा एवं उसका नामकरण तथा विभिन्न रूप इसकी हमने चर्चा की है। आज हमारा तीसरा जो पीरियड है, आज हम भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि इन भारतीय आर्य भाषाओं को समझने के लिए पहले हमें आर्य समाज या आर्य परिवार क्या है इसको पहले जानना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है इसको अच्छी तरह से या ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी कि ईरान के दर्द लोगों से एक जाति है, दर्द जाति, इनसे अलग होकर ईरान से इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये लोग हिंदुस्तान आए। सबसे पहले सिंधु नदी पर या सिंधु नदी के तट पर इनका वास रहा है, और वहां से होते हुए वो उत्तरी भारत, मध्य भारत होते हुए ये संभवतः श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। इस तरह का इतिहास उनका था। जब वो यहाँ पर रहे, जब वो यहाँ पर बसे, तो उस समय उनकी संस्कृति का, उनकी भाषाओं का मतलब समाज पर प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही था। तो उनका प्रभाव जो है भारतीय समाज पर पड़ा, और जहां जहां ये लोग रहे, जैसे मैं उत्तरी भारत की चर्चा कर रहा हूं, जाहिर बात है इसमें दिल्ली आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आएगा, राजस्थान आएगा, और इस तरह से कई राज्य इसमें आए। इसमें असमिया, उड़िया, असम, उड़ीसा आदि राज्य इसमें आते हैं। यहाँ हर जगह ये लोग रहे हैं। इस कारण क्या हुआ कि उनकी भाषा का उन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो वो जो लोग प्रयुक्त भाषा करते थे या जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं उसको हम आर्य भाषा कहते हैं। अब ये आर्य भाषाओं का भी विकास हुआ है, बहुत सारा विकास इसमें हुआ है, लेकिन अब ये आर्य भाषा जो है परिवर्तित हुई है। आधुनिक युग की आर्य भाषा अलग है, और प्राचीन काल में, मैं ईस्वीसन पूर्व की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर ये शेयर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रहा होगा, भारतीय आर्य भाषाएं विकासात्मक सामान्य परिचय। जैसे हमने कहा कि ईरान के दरद लोगों से अलग होकर ये ईस्वी सन पूर्व 1500 साल के पहले, अभी जो 20 ईस्वी चल रही है, तो ईस्वी सन 1 और उसके भी पूर्व 1500 साल पूर्व ये आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे हैं, रहे हैं। अधिकतर विद्वान, जिसमें हार्ले, वेबर, जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बहारी जी, डॉक्टर सिमारथ चतुर्वेदी जी आदि भाषा वैज्ञानिकों ने
ये स्पष्ट कहा है कि इन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है ताकि हमारे अध्ययन की सुविधा हो। इस सुविधा के कारण इन्होंने क्या किया है कि इन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला जो काल आता है जिसको हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं, यह सामान्यतः ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 तक, मतलब 1000 साल का ये कालखंड है, ये समय है। पूर्व की बात कर रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ईस्वी सन पूर्व मतलब ईस्वी सन पूर्व 1500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 तक जो भाषा हिंदुस्तान में रही है, प्रथम रूप से रही है या यूं कहूं कि विस्तारित रूप में रही है, वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद इसमें परिवर्तन आया। मैंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। उस तहत क्या हो गया कि दूसरा जो कालखंड आता है जिसका नाम दिया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मतलब जो मध्यकाल में रही है। मतलब आज का जो युग है वो आधुनिक युग है और पहले का जो युग है वो प्राचीन युग है। तो प्राचीन और आधुनिक, इसके मध्य में जो समय आता है, काल आता है, जिसका नाम दिया है मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे हमने कहा कि प्राचीन कब तक रही, ईस्वी सन पूर्व 500 तक। तो जाहिर बात है ये कहां से इसका आरंभ होगा, तो ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक। अब यहाँ ईस्वी सन पूर्व नहीं है, पहले तो क्या है ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर तो आधुनिक युग में 1000 तक ये भाषा चलती रही या इसका प्रयोग होता रहा। यूं कहूं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ और वह मध्यकालीन या मध्ययुगीन भारतीय भाषा कहलाने लगी। इसका कालखंड याद में रखिए, थोड़ा सा आपके लिए असमंजस हो जाएगा कि ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक की भाषा को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। जाहिर बात है अब ईस्वी सन 1000 से लेकर तो अब तक मतलब 2000 जो 20 चल रहा है, 2020 जो भी चल रहा है, तब ये भी 1000 का कालखंड हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने नाम दिया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भाषाएं मैं कह रहा हूं अनेक भाषाएं इसमें आई है और प्रमुखतः आज जो हमारी हिंदी है इन्हीं आर्य भाषाओं का विकसित रूप है। ये मैंने इसके पहले जिसे उल्लेख किया कि हर प्रदेश में ये लोग रहे हैं, इसलिए वहां की बोली या भाषा उसका प्रभाव उस पर पड़ा और अपनी विशिष्ट भाषाएं वहां पर बन गई। इन्हीं में से एक, इन्हीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी यहाँ पर बनी है। तो इसका समय कैसा है, ईस्वी सन 1000 से लेकर तो अब तक मतलब 2020 तक की भाषा को हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग की आर्य भाषा कह सकते हैं ना। और यही परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपको अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक हमने जो देखा है वह यही प्रश्न रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य रूप से परिचय दीजिए। अक्सर या बहुतायत में यही प्रश्न पत्र में पूछा गया है और इसी पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए 3 कालखंड हो गए भारतीय आर्य भाषाओं के। पहला आपका हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 2 मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा और नंबर 3 आधुनिक युग की भारतीय आर्य भाषा। अब इसमें जो पहला विभाग आता है वह कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो ईस्वी सन
पूर्व 1500 से चलती आई है। यह भाषा, इन भाषा में दो प्रमुख रूप से भाषाओं का उल्लेख मिलता है। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। जाहिर बात है, इनके नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषा है, जो 4 वेद है, इन वेदों की भाषाओं को वैदिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत में भी 2 विभाग किए गए हैं। चूंकि ये वेदों की भाषा है, ये संस्कृत है, प्राचीन रूप है भाषा का, तो काफी या बहुत क्लिष्ट ये रूप माना जाता है। ये पढ़ने में और समझने में भी आसान नहीं है। क्लिष्ट जिसको कहते हैं, मुश्किल जिसको कहा जाता है, इसको हिंदी में क्लिष्ट कहा जाता है। फिर हुआ क्या है कि प्रयोग कर करके वैदिक भाषा का विकास हुआ और वह लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई, या दूसरा इसका रूप है लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत जाहिर बात है वो उतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी की वैदिक संस्कृत भाषा रही है, क्योंकि वेदों की भाषा है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हम जो पढ़ते आए हैं उन वेदों की भाषा रही, लेकिन क्लिष्ट थी। उसके बाद इसका थोड़ा सा क्या हो गया कि सरलीकरण हुआ, और इसमें बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है आचार्य पाणिनि जी का, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत के जितने भी रूप हैं या उनके शब्द हैं उनके रूपों पर ये आधारित है। साधारणतः यूं कहूं कि इसके क्लिष्ट रूपों को सरल करने का काम आचार्य पाणिनि जी ने किया है, और जिनकी किताब अष्टाध्यायी है, यह भी आप जो है थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने एक नई संस्कृत को जन्म दिया, उसका नाम था लौकिक संस्कृत। ये काफी समय तक ये भाषा हिंदुस्तान में चलती रही है। इसके बाद दूसरी जो भाषा है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें प्रमुख रूप से जो भाषा रही है वो है प्राकृत। थोड़ा सा आपको नाम इसके अलग अलग लगेंगे, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, जो प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आते हैं। उसके बाद प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत का अर्थ प्रकट हुई या की हुई, इस तरह से दिया जाता है। मतलब ये भाषा जो है इसी संस्कृत से कहो या और किसी अन्य घटनाओं से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको प्राकृत कहते हैं, जो प्रकट हुई है। इन प्राकृतों में कई भाषाएं आती हैं, इसमें भी अलग अलग विभाग किए गए हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए हम आपको इसको बता देते हैं। इसमें प्रथम प्राकृत है, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें 2 भाषाएं आती है, पाली और अभिलेखी प्राकृत। पाली भाषा का नाम है, जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा रही है। जो गौतम बुद्ध है या उनके अनुयायी हैं वो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत से काफी मिलती जुलती है। यह है पाली। लेकिन इतना याद में रखिए कि गौतम बुद्ध ने अपने वचनों को इन्हीं भाषाओं में दिया है, या कि यूं कहूं कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का ही प्रयोग किया है। उसके बाद दूसरी भाषा आती है इसी प्राकृत के अंतर्गत, वो आती है अभिलेखी प्राकृत, जिसमें लेख मिलते हैं, शिलालेख जो पत्थर पर लिखे हुए होते हैं, या यूं इसको कहा जाता है कि ये सम्राट अशोक के समय की ये भाषा है। कौन सी? अभिलेखी प्राकृत। ये 2 भाषाएं प्रथम प्राकृत में रही। द्वितीय प्राकृत में फिर 5 भाषाएं रही है। इसमें रही मागधी, मगध प्रदेश में बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम मागधी पड़ा। शौरसेनी, जो शूरसेन प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए शौरसेनी कहा गया। अर्धमागधी यानी मागधी की तरह ही है, लेकिन पूर्ण रूप से मगध प्रदेश की भाषा नहीं है, इसलिए इसको अर्धमागधी कहा गया। नंबर 4 पर आती है महाराष्ट्री, जो
महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा रही है, इसको हम महाराष्ट्री कहते हैं। और इसी महाराष्ट्री प्राकृत से हमारी मराठी भाषा का जन्म हुआ। और दूसरी है पैशाची। पैशाची ये पंजाब प्रांत में, इसका प्रांत जिसको पंजाब पड़ता है, और वहां की भाषा को पैशाची कहा गया है। और इन्हीं सबों को मिलाकर तृतीय प्राकृत में एक भाषा बनी जिसका नाम है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा किसको कहते हैं? अपभ्रंश यानी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, एक तोड़ मरोड़ कर बनाई हुई भाषा को अपभ्रंश भाषा कहते हैं। ये जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। मूल याद में रखिए, हम इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में मूल रूप से आपको अपभ्रंश भाषाएं दिखाई देगी। अब अपभ्रंश भाषाएं कौन सी? जो द्वितीय प्राकृत में आई है ना, कौन सी? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और पैशाची। ये मुख्य 5 अपभ्रंश भाषाएं हैं जिनसे ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है, उन भाषाओं में मूल रूप से अपभ्रंश की किसी न किसी भाषा का आधार है या मूल सिद्धांत उसी पर आधारित है। मतलब प्रत्येक आर्य भाषा अपभ्रंश भाषा से ही विकसित हुई है। यहां तक हम आए, मतलब हमने क्या देखा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखा, और दूसरा देखा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं हमने देखी, एक देखी वैदिक संस्कृत और दूसरी देखी है लौकिक संस्कृत। इसके बाद फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने 2 भाषाएं प्रमुख देखी, एक है प्राकृत। प्राकृत में पाली और अपभ्रंश ये भी भाषाएं आती है, लेकिन मुख्य रूप से जो द्वितीय प्राकृत है या अपभ्रंश की भाषा है वह है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र और पैशाची। और इन्हीं से आर्य भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक, आपकी जगह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। कई विद्वानों ने इनकी संख्या 13 मानी है, और जिसका हमको विस्तार से विवेचन करना है। जो 13 भाषाएं आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और यही जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कि ये 13 जो भाषाएं हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पहली भाषा आती है सिंधी, दूसरी भाषा आती है लहंदा, तीसरी आती है पंजाबी, चौथी आती है गुजराती, पांचवी आती है मराठी, छठी आती है उड़िया, सातवीं आती है बंगाली, आठवीं आती है असमिया, 9वीं है बिहारी, 10वीं है पूर्वी हिंदी, और 11वीं है पश्चिमी हिंदी, 12वीं है पहाड़ी हिंदी, और 13वीं भाषा है वह है राजस्थानी हिंदी। तो कुल मिलाकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 13 भाषाएं प्रमुख हैं। प्रमुख है या यूं कहूं कि 13 ही भाषाएं आती हैं। और इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा हमारी भी है जो बनी है आज की जो राजभाषा, या यूं कहूं कि राष्ट्रभाषा जैसी है, अभी तो है नहीं लेकिन राष्ट्रभाषा हम कहते हैं हिंदी या खड़ी बोली हिंदी। यह भी एक भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं की ही देन है, जो आज न केवल देश में बल्कि समूचे विश्व में इसका प्रयोग होता है। तो आओ हम अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो भाषाएं आती हैं इनका जो है हम सामान्य रूप से परिचय देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो भाषा आती है वो है सिंधी। सिंधी जैसे
आप जानते हो सिंध एक प्रदेश है। अखंड भारत, अखंड भारत मतलब आज का हिंदुस्तान नहीं, आज का भारत नहीं, बल्कि पहले का जो अखंड भारत है, अखंड भारत में पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान ये एक ही हुआ करता था। तो सिंधु नदी के तट पर जो प्रदेश है, जो फिलहाल आज ये पाकिस्तान के सीमावर्ती और हमारे हिंदुस्तान के सीमा में पड़ता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र इसका यह पाकिस्तान में चला गया है, जिसको सिंध प्रदेश कहते हैं, और वहीं से सिंधु नदी बहती है। तो उस सिंध प्रदेश की भाषा को सिंधी कहा जाता है। यह भाषा जाति विशेष से जुड़ी रही, जाहिर बात है नाम ही सिंधी है। तो आज भी हम देखते हैं कई सिंधी परिवार हिंदुस्तान में रहते हैं। जो बंटवारा हुआ, ये लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और निर्वासित होकर आए और यहीं पर रहने लगे। और वो केवल आए तो अपने शरीर से नहीं, अपनी संस्कृति से भी और अपनी भाषाओं को भी लेकर ये यहाँ पर आए हैं। तो केवल इतना याद रखिए कि सिंध प्रदेश की भाषा को सिंधी कहा जाता है। सिंध प्रदेश की भाषा को सिंधी कहा जाता है। और ये भाषा जाति विशेष से हमने कहा कि जुड़ी रही है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा विस्तारित नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया है। केवल जो सिंध प्रांत के थे वही लोग, और बहुत कम लोग हैं जो सिंध प्रदेश या पाकिस्तान से विभाजन के बाद हिंदुस्तान आए हैं, इसलिए इनकी भाषा सीमित रही, एक जाति विशेष से जुड़ी रही। तो इसका विस्तार हमको नहीं मिलता। अगर हम साहित्य की चर्चा करें तो इसमें कोई साहित्य भी अधिक नहीं मिलता है। कोई कविता, कहानी, नाटक, निबंध, कोई काव्य, महाकाव्य इसमें उपलब्ध हमें नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन कुछ सूफी लोग या यूं कहूं कि लिखने वाले जरूर मिलते हैं, क्योंकि ये सूफी लोगों का भी प्रदेश रहा है। सूफिज्म जो हिंदुस्तान में भी अक्सर रहा है, जिसमें हम अमीर खुसरो जी को वगैरह देखते हैं, जिसका प्रारंभ हम मलिक मोहम्मद जायसी जी से करते हैं। बहुत क्या कहूं कि उच्च स्तर के ये सूफी रचनाकार रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। उसके बाद बहुत सारे हैं, लेकिन इस सिंधी भाषा का प्रयोग कुछ रचनाकारों ने अवश्य किया है, जिसमें प्रमुख है अब्दुल करीम जी, शाह लतीफ जी, शाह अमीन जी आदि इस भाषा के कवि रहे हैं। और इस भाषा की जो विशेषता है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इसमें अरबी और फारसी के बहुत अधिक शब्द इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है और मुस्लिम समाज इसको ज्यादा प्रयोग करता रहा है, इसलिए भी अरबी और फारसी के शब्द इसमें बहुत दिखाई देते हैं। और यह बहुत इसकी अपनी एक प्राचीन लिपि है, जिसको फारसी या गुरुमुखी लिपि भी कह सकते हैं, उसमें भी यह लिखी जाती है। तथा आज के युग में इसके लिए देवनागरी लिपि का भी प्रयोग होता है। आज हम देखते हैं जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं वो बोलते समय अपनी भाषा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आज इसकी लिपि जीवंत नहीं है। लड्डा, लंडी, लड्डा, इस तरह की कई लिपियां पहले प्राचीन रूप में इसमें मौजूद थी, लेकिन अब जो है इसकी प्राचीन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि आज यह देवनागरी में ही इसका प्रयोग होता है। मैं समझता हूं आपको इस भाषा आपको समझ में आई होगी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहली जो भाषा रही है
वह कौन सी रही है? वह सिंधी भाषा रही है। और यहाँ पर जो है भारतीय आर्य भाषा की पहली भाषा हमने देखा सिंधी। इसके बाद जो है हम अगली भाषा को जो है अगले पीरियड में ले लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। और जो भारतीय बाकी की आर्य भाषाएं रही हैं वो हम अगले पीरियड में ले लेंगे। थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको भले ही प्राचीन या मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा यदि समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी आती है तो कोई बात नहीं, आपको जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर ज्यादा ध्यान देना है। और इसका हम सामान्य परिचय, सामान्य अर्थात विस्तार से हम दे रहे हैं। आपको प्रश्न भी शायद इसी पर पूछा जाता है। तो हमने अभी जो देखा है उसमें देखा है कि भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य परिचय, जिसमें हमने प्राचीन युग की भारतीय आर्य भाषा देखी, मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा देखी, और आधुनिक युग की आर्य भाषाओं को हम विस्तार से आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक भाषा हमारी हुई है सिंधी। अगली भाषाएं हम अगले पीरियड में ले लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर कोई आपके प्रश्न होंगे तो आप अभी इस समय पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट में देता हूं। यदि कोई सवाल अभी आपके मन में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़े हैं, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।